डांगी प्रवाह के माध्यम से आयोजित इस फेसबुक लाइव टॉक में समाज के उन सभी बंधुओं का जो कि विभिन्न स्टेट से इस टॉक में जुड़े हैं, उन सबका मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और उन सभी बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने कोविड-19 या कोरोना वायरस की इस महामारी के दरमियान इस टॉक के माध्यम से समाज के सब बंधुओं को एक दूसरे से जोड़ने का सुगम माध्यम हम सबको प्रदान किया। उन सब बंधुओं को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बंधुओं, आज कोरोना वायरस जिस महामारी के रूप में पूरे विश्व में व्याप्त है, ऐसी परिस्थितियों में समाज में हम सभी युवा भाई लोग, कुछ समाज की अग्रणी बहनें और हम सभी जो किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, सभी काश्तकार परिवार से हैं हम सभी लोग, आज की परिस्थिति में मुझे देखने को मिल रहा है कि यदि सबसे ज़्यादा योगदान इस महामारी को कंट्रोल करने के साथ साथ में यदि अन्नदाता के रूप में कहें या दूधदाता के रूप में कहें, किसानों का एक महत्वपूर्ण रोल है जो हमको सभी को सब जगह देखने को मिल रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि डांगी समाज जो है वो किसान वर्ग से है और किसान ही हमारी पहचान है डांगियों की। कई बार कुछ लोगों के मन में ये ज़रूर आता है कि किसान क्या होता है, तो मैं आप सभी से एक बार किसी गांव की बहन से किसी ने ये पूछा था कि ये किसान क्या होते हैं। तो उस बहन का ये उत्तर था उसमें कि देखो, मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चलता है, परंतु जो धरती के सीने को चीर कर अपने पसीने से उसको सींच कर जो अन्न उत्पादित करता है और उसी से सारी सृष्टि पोषित होती है, उसका नाम किसान होता है। ये किसान की परिभाषा उस साधारण सी ग्रामीण महिला ने बताई। तो इससे शायद आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि किसान का अपने आप में संपूर्ण सृष्टि को पोषित करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी लोग खेतीहर हैं, पशुपालन हमारा मुख्य व्यवसाय है, परंतु इसके साथ साथ में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ खेती और पशुपालन जो हमारा मुख्य व्यवसाय है किसान के रूप में, इनसे ही काम नहीं चलता। हमको एजुकेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो पिछले 20 सालों में हमारे समाज ने दिया। इससे पहले सामाजिक स्थिति भी हमारी कुछ अलग थी, शैक्षणिक स्थिति भी हमारी अलग थी, परंतु धीरे धीरे समय के साथ में समाज के कुछ लोगों ने इस पर इनिशिएटिव लेना चालू किया और वुमेन एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन, जो ओवरऑल कास्ट एजुकेशन जो रेशियो हमारा है, वो निश्चित रूप से बढ़ा है। तो ये कहते हुए मुझे कहीं संकोच नहीं कि आज से 20-25 वर्ष पहले जहाँ समाज में कई तरह की कुरीतियाँ थी, कई तरह की बुराइयाँ व्याप्त थी, कई तरह की ऐसी प्रथाएं व्याप्त थी जिनकी वजह से समाज हमेशा पीछे की श्रेणी में या यूँ कहना चाहिए कि पिछड़े वर्ग की श्रेणी में गिना जाता था, परंतु आज धीरे धीरे हम लोग सभी सेक्टर्स में कुछ अग्रणी भूमिका निभाने लगे हैं। समाज के कुछ बंधुओं ने इनिशिएटिव रोल्स प्ले करके कुछ लोगों के लिए एग्जाम्पल भी कोड किया है, ताकि उसको देखकर कुछ अन्य भाई या बहनें भी उस विषय पर प्रेरित हो और अपना समाज में योगदान दे सकें। वैसे यूँ देखा जाए तो हमारा समाज कई तरह की बुराइयों से विमुक्त है और ऐसा सरल स्वभाव का सीधा साधा समाज है जिसमें कि खेती करना, पशुपालन करना या छोटे मोटे कोई उद्योग धंधे करना, इसमें ही वो व्यस्त रहते हैं। एजुकेशन की तरफ हमारा झुकाव धीरे धीरे बढ़ता रहा है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हमारे बच्चों ने पास किए हैं और ये कहना चाहिए कि पहले की तुलना में अब हमारे बच्चे और बच्चियाँ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के लेवल पे या पुलिस महकमे में, लॉयर्स में, डॉक्टर्स में, या ऐसे कई ऐसे शैक्षणिक क्षेत्र हैं जहाँ पहले हमारी अनुपस्थिति रहती थी या हम लोग नगण्य थे, वहाँ पर कुछ हमारी एंट्री हुई है। ये हम सबके लिए बहुत ही संतोष की बात है और हमारे समाज के लिए भी गौरव है। आज का जो विषय है, क्योंकि एक महिला के नाते मुझे वही विषय दिया गया है कि समाज में महिलाओं की समाज में भूमिका और राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका, तो मैं पहले शुरुआत करूंगी कि महिलाओं की स्थिति समाज में क्या है। वैसे तो महिला को यदि हम पूरा संधि विच्छेद करें महिला शब्द का, तो महिला अपने आप में म से ममतामयी, ही से हिम्मत वाली, ल से लाजवंती, इन तीनों नैसर्गिक गुणों को अपने में समावेशित करके पूरे समाज को, एक तरीके से परिवार को किस तरह से मैनेज करती है। और जिस घर में ये कहा भी जाता है कि महिला एक मैनेजमेंट की गुरु होती है और जन्म से ही बच्ची में कुछ मैनेजमेंट के गुण ईश्वर प्रदत्त होते हैं, जिससे कि वो जब जन्म लेने के बाद में जब वो थोड़ा सा समझने लगती है, तभी उसे ये पता लग जाता है कि मुझे किसी अगले घर जाना है। और उसमें वो सारी चीज़ें
छोटे भाई का कैसे ध्यान रखना, बड़े भाई का कैसे आदर करना, माँ बाप की सेवा कैसे करना, बड़े बुज़ुर्गों के प्रति क्या उसकी जिम्मेदारी है, सारे जो गुण है उसको जब वो परिवार में थोड़ी धीरे धीरे बड़ी होती तो सारे उसमें अपने आप ही परिलक्षित होते रहते हैं। और उस परिवार में पल पोस कर बड़ी होकर जब वो दूसरे परिवार में जाती है तो वहाँ उसको अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, उन परिस्थितियों में कैसे उसको ढालना है, ये सब चीज़ें वो अपने आप ही सीख लेती है, उसको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि महिला जन्म से ही उसमें मैनेजमेंट के गुण होते हैं और ये मैनेजमेंट के गुण के कारण की वजह से ही वो इन परिस्थितियों से उस परिस्थिति में भी जहाँ वहाँ जाती है तो अपने आप को बिल्कुल समायोजित कर लेती है वहाँ पर और उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाती है। और कहा भी जाता है कि जिस घर में महिला का रोल अच्छा होता है तो उसको गृह लक्ष्मी कहा जाता है, और जहाँ महिलाओं का रोल ठीक नहीं होता है तो कई बार उसके नेगेटिव रेप्लिकेशंस भी हमारे सामने आते हैं। इसलिए जहाँ महिला सभी चीज़ों को सभी फ्रंट्स पे बहुत अच्छे तरीके से काम करती है तो उसे गृह लक्ष्मी के रूप में विभूषित भी किया गया है, और जहाँ पे नहीं करती है तो उसका अपोजिट वर्ड्स भी कई बार लोगों से सुनने को मिलता है। आज के सिनेरियो में जहाँ हम बात करें तो मैं ये मानती हूँ कि एजुकेशन का जो रेशियो बालिकाओं में हमारा होना चाहिए और समाज में जो महिला वर्ग के प्रति हमारा एजुकेशन रेशियो है वो फिर भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। परंतु ये बात हमारे लिए संतोषजनक है कि रेशियो हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है और बालिकाएं बच्चों से ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास करके और उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में कुछ एग्ज़ाम्स में वो पार्टिसिपेट करती है और उसको पास भी करती है और उसके बाद में जिस लक्ष्य को लेकर वो चलती है उसको निश्चित रूप से गेन करती है। तो ये मैं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ एजुकेशन के प्रति ज़्यादा सिंसियर हैं, सिंसियर एफर्ट्स उनके रहते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होने के बावजूद भी, घर की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डील करती है और अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो फैमिली के मैटर्स में हो, चाहे वो एजुकेशन के मैटर में हो, चाहे सर्विस के सेक्टर में हो। तो ये महिला का एक विशेष गुण हमें देखने को मिलता है। एक छोटा सा एक उदाहरण बताना चाहूँगी कि समाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ओवरऑल समाज की जहाँ हम बात करें तो एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, उनसे एक बार वो एक किस्सा सुनाते थे कि मेमना एक बार ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे रो रो कर ये कहने लगा कि आपने सभी प्राणियों को जब उनको बनाया तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ साधन अवश्य दिया है। जैसे कि किसी को सिंग दिया है तो किसी को दांत दिए हैं, सांप को जहर दिया है तो किसी को और कुछ दिया है। सभी को अपने शस्त्र के रूप में अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए कुछ न कुछ दिया है, परंतु आपने मुझे इतना निर्बल और निशस्त्र बनाया है कि सभी लोग मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं और मुझे खा जाते हैं। ये कहते हुए जब एक बार कहा तो ब्रह्मा जी ने उसको सुना, फिर वापस उसने दूसरी बार अपनी ये लाचारी की बात उसको वापस कही तो उन्होंने आंखें बंद कर उसको सुनी और फिर बाद में वो बोले ब्रह्मा जी कि हाँ, तुम्हारे साथ वास्तव में मुझे बनाते समय कुछ न कुछ भूल ज़रूर हो गई है कि मैंने तुझे निर्बल और निशस्त्र बनाया है, परंतु यदि तुम अपनी इस निर्बलता की कहानी बार बार यदि मेरे सामने इस तरीके से दोहराओगे तो हो सकता है कि दूसरे लोग तो तुम्हें खाते ही हैं, परंतु हो सकता है कि मेरा मन भी तुमको खाने के लिए हो जाए। इसलिए अपनी लाचारी की एक कहानी या अपनी लाचारी जो है बार बार मुझे मत सुनाओ, इसको बंद करो। तो कहने का तात्पर्य गुरुजी का ये था और मैं भी स्वयं यही कहना चाहती हूँ कि यदि अपनी कमजोरी की बात यदि हम किसी और के सामने कहें कि मेरे में ये कमजोरी है, मैं निर्बल हूँ या मैं सदा प्रताड़ित रहता हूँ, तो दूसरे लोग हमारा उपहास ही करेंगे, उसमें हमारे को कुछ मदद करने वाले नहीं हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश करें कि मेरे में जो कुछ भी है वो सब कुछ अच्छा है, हमारे समाज में जो है वो अच्छा है और हम उसके और बेटरमेंट के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं। कभी भी अपने को निर्बल, कमज़ोर, निशस्त्र या ऐसे समाज में जन्म लिया जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा कहने की बजाय हम ये कोशिश करें कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं। जिस समाज में हमने जन्म लिया है वो बहुत अच्छा समाज है और उस समाज में मैं अपने माध्यम से, मेरी वजह से उसको बेटरमेंट के लिए क्या कोशिश कर सकता हूँ उसको निश्चित रूप से करना चाहिए। यही प्रसंग, इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है और यही हम लोगों को अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में भी निश्चित रूप से करना चाहिए। कहीं भी अपनी निर्बलता, निशस्ता या असहायता की बात नहीं कहकर अपनी अच्छी जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे, उसको सबके सामने रखें और नेगेटिव पॉइंट्स को हम अपने मन में ज़रूर एनालिसिस करें
और उस एनालिसिस करने के बाद में उसको सॉर्ट आउट हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। यही मैं इस उदाहरण के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ। इसके बाद में हम आते हैं कि समाज में महिलाओं की सोशल जो है यूँ कहना चाहिए कि महिलाओं का सामाजिक योगदान और राजनीतिक क्षेत्र में क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या भागीदारी होनी चाहिए। तो जहाँ तक हम लोग बात करें कि समाज में महिलाओं का क्या रोल है, परिवार में, समाज में, हर जगह पे महिलाओं का रोल बहुत ही पॉजिटिव रहा है और रहता आया है। परंतु मैं जहाँ ये बात कहूँगी कि आज के इस आर्थिक युग में बहनों को सिर्फ खेती करना, पशुपालन करना या छोटे मोटे कोई काम करने से ही पूरे परिवार का काम नहीं चलता, क्योंकि आज के इस आर्थिक युग में हर परिवार की नीड्स बहुत बढ़ गई हैं। हर परिवार में पहले, आज से 25 साल पहले टीवी नहीं हुआ करता था, फ्रिज नहीं होता था और कोई साधन सुविधाएं नहीं होती थी तो भी काम चल जाता था। परंतु आज के समय में हर परिवार में वो सारी चीज़ें आवश्यक हैं जो चाहे सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ती हैं, साधन सुविधाओं की दृष्टि से हम सबको संपन्न बनाती है। तो इन सब के लिए आवश्यक है कि परिवार में सब चीज़ों की आवश्यकता के अनुरूप एक व्यक्ति के कमाने से उस परिवार का खर्चा नहीं चलता। तो कई जगह बहनें भी कुछ एक्स्ट्रा काम करके और कहीं ना कहीं परिवार के आर्थिक इनकम या सोर्स में अपना योगदान देती है कि ये मैंने एक्स्ट्रा जो है कमाया, उससे परिवार को कुछ आर्थिक योगदान मिल जाए। उसी विषय में मैं कहना चाहूँगी कि एक लिज्जत पापड़ की कहानी आपने सब लोगों ने सुनी होगी। लिज्जत पापड़ बनाने के लिए एक महिला ने शुरुआत में सबसे पहले ये प्रयास किया कि मैं ये पापड़ बनाती हूँ। फिर उसने 10 महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और उन 10 महिलाओं से आज की तारीख में वो एक जो ब्रांड बन चुकी है और उसमें करीब 1 लाख से अधिक महिलाएं उस लिज्जत पापड़ में काम करती है और वो एक ब्रांड पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से फेमस है। तो जब एक महिला इतनी हिम्मत कर सकती है, उस एक महिला ने करीब 1 लाख परिवारों को रोजगार दिया है। तो यदि कोई महिला मन में ठान ले कि मुझे अपने आर्थिक उन्नयन के साथ साथ में समाज की कई बहनों को भी आर्थिक उन्नयन करना है, तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी एक्टिविटी को हाथ में लेकर कई बहनों को एक साथ जोड़कर उनके आर्थिक तंत्र को मजबूत करने का काम कर सकती है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण और बताना चाहूँगी कि अगरबत्ती का उद्योग ले लीजिए। मैं उदयपुर में एक अगरबत्ती का एक उद्योग एक जगह पे संचालित होता है। वहाँ पर उसके जो ऑनर हैं वो है तो जेंट्स हैं, परंतु उसमें उन्होंने वो सारी महिलाएं, जो कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है, कोई छोटी मोटी पैर से अपाहिज है, ऐसी जो बहुत ही नीडी लेडीज़ हैं, उन सबको अगरबत्ती को पैकिंग करने का और उसको पूरा ये करने का काम कर रखा है। उसमें सुगंध वगैरह डालने का, स्टिक्स लाकर दे देते हैं, उसमें पूरा वो बनाने का और ये सारा काम वो महिलाएं करती है। पर केजी पर उनका अमाउंट तय होता है और जितने किलो वो पैक करती है, बनाती है, उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। तो ये भी एक सामाजिक सरोकार या आर्थिक सहयोग की दृष्टि से उस वंचित वर्ग की महिलाओं को, जो कि समाज में कहीं न कहीं इस तरह से कोई उपेक्षित है, पीड़ित है, किसी भी तरीके से जो समाज में सोशली नेग्लेक्टेड है, उन महिलाओं को एक काम और रोज़गार का एक साधन वो परिवार मुहैया कराता है। तो ये भी एक काम हो सकता है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी की आजीविका कौशल योजना के माध्यम से कुछ बहनें जो 8वीं पढ़ी लिखी हैं, कोई 10वीं पढ़ी लिखी हैं, वो घर में कुछ घंटे फ्री रहती हैं, तो वो भी इस तरह की कुछ स्किल्स या ट्रेनिंग ले सकती है। 6 महीने के कोर्सेज़ होते हैं, 3 महीने के कोर्सेज़ होते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे कई लघु उद्योग वो अपने घर बैठे ही चालू कर सकती है। जैसे मसाला उद्योग हो गया, छोटी मोटी सिलाई का कोई हो गया। मैंने एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ये सारी ड्रेसेस वगैरह जाती है कुछ कंपनीज़ में, उनका स्पेशल एक ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड को पर्टिकुलर 20-25 महिलाओं के ग्रुप के द्वारा सिला जाता है। ऐसा कई जगह मैंने देखा है। तो वो दिन भर वो महिलाएं व्यस्त होती है और 25 महिलाओं को रोज़गार का एक काम मिल जाता है, जो परिवार में एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में काम आता है। तो इसी तरीके से अपन चाहें तो समाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी हम लोग 15 बहनें जुड़कर कोई काम कर सकती हैं, जो समाज को भी कंट्रीब्यूट करता है, अपने परिवार को भी कंट्रीब्यूट करता है। और ऐसे कई फ्रंट्स पर हम लोग बहनें मिलकर एक दूसरे को सहयोग करके और समाज में अपनी महती भूमिका निभा सकती हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट में मैंने एक बार जाने का मौका मिला, तो मुझे वहाँ देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, परंतु फिर भी वहाँ सुमन अखोरी करके एक महिला है जो कि इतनी बुलंदगी के साथ में उस टेररिस्ट एरिया में जाती है और वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को करीब उसने 2000 से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रखे हैं और उनको कोई ना कोई एक्टिविटी के माध्यम से जोड़ रखा है, जिससे कि उस परिवार में पुरुष मान लो कोई ऐसे बुरी आदतों के शिकार हों, रात को कुछ पीने की आदत पड़ी हो, परंतु वो महिलाएं जो है उस परिवार में
इनकम का सोर्स है, जो दिन भर मेहनत करके उस परिवार में बच्चों को भी पालती है, बूढ़ों को भी पालती है और उस परिवार का पूरा खर्चा चलाती है। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो बहनें करती हैं। इसी तरीके से जैसे इमली हमारी है, अभी के सीज़न में इमली निकलेगी, तो आपने कभी देखा होगा तो फ्लाइट में कुछ लोग गए हों तो वहाँ पे एक चॉकलेट मिलती है जिसमें, जो कि इमली की चॉकलेट होती है। उसमें सिर्फ ये होता है कि इमली के बीज निकाल कर उसको, पल्प को जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें कुछ मीठा सा चूर्ण मिलाकर और उसको चॉकलेट बनाकर देते हैं। तो उसकी जो एक तरह से वैल्यू एडिशन उन्होंने किया है इमली का। उसी तरीके से कई ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जो कि बहनें घर बैठकर 15-20 के ग्रुप में बातें करती हुई एक दूसरे को सहयोग करती हुई आर्थिक रूप से समाज को भी सहयोग कर सकती, परिवार को भी सहयोग कर सकती और इस आर्थिक युग में राष्ट्र को भी सहयोग कर सकती। इस तरीके से बहनें एक दूसरे को सामाजिक रूप से सहयोग कर सकती। मैं सोचती हूँ कि महिलाओं का समाज में जो योगदान है, समाज को आगे बढ़ाने में, परिवार को आगे बढ़ाने में, अपने को आत्मनिर्भर और आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने में, ये सारे कुछ काम जो है छोटे मोटे काम किए जा सकते हैं। इसके साथ यदि हम आगे बढ़ें तो जहाँ राजनीतिक क्षेत्र की बात हम लोग करते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि सामान्यतः तो पुरुष प्रभावी समाज हमारा है, पुरुष प्रधान समाज है और महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। अपनी कॉम्पिटेंसी को, अपनी एबिलिटी को बहुत प्रूव करने के बाद में उसको कहीं कोई आने देता है। और उसके बाद में जब वो काम करने जब जाना चाहती है, कि जब मान लीजिए कोई बहन कोई वार्ड पंच का चुनाव लड़ गई, कोई सरपंच बन गई, तो वो उसमें रिजर्वेशन की वजह से बन गई, तो उनकी परिवार वालों की भी मजबूरी होती, कई जगह पार्टी वालों की भी मजबूरी होती कि ये हमारा अच्छा कार्यकर्ता है तो इनकी पत्नी को खड़ा कर दें, इनकी बहन को खड़ा कर दें। और जब वो जीत जाती है तो जीतने के बाद में जो काम का जब नंबर आता है तो वो सारी सील भी है, पावर भी है, वो सारी डेलीगेट हो जाती है उनके। यदि महिला है तो उनके हस्बैंड को डेलीगेट हो जाती है, यदि कोई और बहन है तो उनके ब्रदर को या फादर को डेलीगेट हो जाती है। परंतु मैं इसमें ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आप जीते हैं, आपको लोगों ने कुछ सोच समझकर वोट दिए हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में आपकी भूमिका भी पावर डेलीगेशन की नहीं रहनी चाहिए। आपको काम के माध्यम से अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि मेरे में भी कॉम्पिटेंसी है, मैं काम कर सकती हूँ। और कोई चीज़ यदि नहीं आती है तो उसको सीखा जा सकता है, परंतु सीखने की इच्छा शक्ति अपने में होनी चाहिए। और उसमें इस बात पे हिचक नहीं करनी चाहिए कि मेरे ये क्या सोचेंगे या वो क्या सोचेंगे। यदि आपने किसी राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है तो महिलाओं के नैसर्गिक गुणों को अपने में रखते हुए, सारी मर्यादाओं को रखते हुए यदि आप किसी भी क्षेत्र में काम करें तो कहीं कोई बुराई नहीं है। परंतु जब मर्यादा छूटती है तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। तो सभी चीज़ों को पहला तो अपने परिवार का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखने के बाद में बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। उसमें चाहे आप सोशल सेक्टर में काम करती हैं, चाहे आप राजनीतिक सेक्टर में किसी न किसी पद पर हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसमें अपने जिम्मेदारी को पूरा कर्तव्य बोध के साथ में हम लोग करें। और यदि हम लोगों को कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको पूछ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 100% डिपेंडेंसी या डेलीगेशन ऑफ पावर यदि हम कर दें कि भाई मैं तो जीत गई हूँ, बस ये बाकी सारा काम ये देखेंगे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है गाँव में। जब मैं प्रधान थी तो उस समय की मेरे को एक वाक़या याद आता है। 95 से 2000 के टेन्योर में एक महिला सरपंच थी जो मेरी पंचायत समिति से मुश्किल से 2.5 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस पे थी। अक्सर उनके हस्बैंड आ जाते थे और चेक पे भी साइन यदा कदा वो कर लिया करते थे। एक दिन वो आए और बैठे और मेरे को पेमेंट चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई सरपंच साहब को ले आइए। तो थोड़ी सी देर में बाहर गए और चेक बुक उनके हाथ में थी, सरपंच साहब के साइन उन्होंने कर लिए और आ गए मेरे पास। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि ऐसा है एसपी साहब, आप सरपंच नहीं हैं, बहन जी को भी यहाँ ले आते सरपंच साहिबा को, तो मैं भी महिला हूँ और वो भी महिला है, हमारी बातचीत भी हो जाती है और कम से कम उनको भी ये जानकारी मिलती कि भाई पंचायत समिति में जाकर कैसे काम कराए जाते हैं, क्या मेरे राइट्स हैं, किन किन योजनाओं के माध्यम से मैं बहनों को लाभान्वित कर सकती हूँ और लोगों को कैसे बेनिफिट दे सकती हूँ। वो मेरे से तो बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ कोई पुरुष प्रधान तो नहीं बैठा है, महिला प्रधान ही है। तो उन्होंने उस बात को बहुत अदरवाइज़ लिया और कुछ दिनों तक बहुत मनमुटाव भी उनका मेरे से रहा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आपने मुझे ये बात कह तो कह कैसे दी कि मेरी पत्नी सरपंच है और मैं आया हूँ उस काम के लिए, तो वो नहीं आई तो क्या हुआ, मैं आया हूँ। पर मैंने उनको ये ज़रूर सहज भाव में कहा कि आपकी पत्नी सरपंच हैं, लोगों ने वोट महिला सरपंच को दिए हैं, आपको नहीं दिए हैं, आप उनके सहयोगी हो
और सहयोग करते रहें, परंतु जहाँ उनकी प्रेजेंस की ज़रूरत है वहाँ वही आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो कुछ सीखेगी भी सही, और लोगों को लगेगा कि महिलाएं भी यदि किसी लीडरशिप में आती हैं तो अपने काम को पूरे अच्छी तरीके से कर सकती हैं। ये एक जस्ट एक वृत्तांत मैंने अपने प्रधान कार्यकाल का आप लोगों को सुनाया। इसके बाद में हम लोग आएंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में मैंने जैसा पहले भी बताया कि सामान्य तौर पर तो महिलाओं को आने नहीं देते, कहीं रिजर्वेशन के माध्यम से आगे तो बहुत बड़ी बात है, और फिर उसमें भी पावर डेलीगेशन हो जाता है परिवार के किसी न किसी मेंबर के पास में, और महिला चाहते हुए भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाती या वो काम नहीं कर पाती जो वो करना चाहती है। कई बार सोशल बाउंडेशन होती है, कई बार पारिवारिक बाउंडेशन होती है, कई बार एजुकेशन का जो लेवल होना चाहिए वो भी नहीं होता, और कई बार एजुकेशन का लेवल होने के बावजूद भी लोग ये चाहते हैं कि ये घर में ही बैठी रहे, हमको सील मिल गई है तो हम उसका उपयोग कर लेंगे और हम अपनी नेतागिरी चलाएंगे। तो मैं इसकी सख्त विरोधी हूँ, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी उन सभी भाइयों से कि जिन्होंने अपने परिवार में बहनों को यदि राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने के लिए एग्री किया है और उनको वहाँ आने का या मौका दिया है, उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, तो चाहे वो सरपंच हो, वार्ड पंच हो, प्रधान हो, जिला पंचायत की मेंबर हो, जिला प्रमुख हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, जो भी जिन जिन पोस्टों पर भी हो, ये तो बहुत हायर लेवल की बात होगी। जब नीचे लेवल के पोस्टों पर हम लोग बात करते हैं तो कई जगह पे पावर डेलीगेशन हमको देखने को मिलता है, और फिर बहनें भी ये सोच लेती कि वाह क्या है, मुझे खड़ा किया है तो ठीक है, खड़ा किया है कोई बात नहीं, मेरे यही तो काम कर रहे हैं। पर तो उस समय पर मैं बहनों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो अधिकार जनता ने आपको दिए हैं, चुनाव के माध्यम से दिए हैं, और एक जनप्रतिनिधि आपको बनाया, तो उस जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी इच्छाओं और अपेक्षाओं पर आप लोग को निश्चित रूप से खरे उतरने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि पावर डेलीगेशन हम लोग कर लें। और आज की सिनेरियो में जहाँ पंचायती राज में सब जगह रिजर्वेशन है, नगर निगम में है, नगर निकाय में है, और भी कई तरह के सारे जो कोऑपरेटिव्स के इलेक्शंस हैं उन सब जगह पे करीब करीब रिजर्वेशन है। तो इस रिजर्वेशन में भी बहनों को पूरा रुचि के साथ में भाग लेना चाहिए। और मुझे कहते हुए खुशी कि मैंने उदयपुर दूध संघ की अध्यक्ष के नाते 244 महिला सोसाइटियां रजिस्टर्ड कराई है, जिसमें कि उस समिति की अध्यक्ष वो महिलाएं हैं, उसकी पूरी मैनेजिंग कमेटी भी महिलाएं हैं, और उसमें जो सारे दूध देने वाली मेंबर्स हैं वो भी महिला हैं। सारी समिति का हिसाब किताब भी वो कर लेती है, कितना दूध आ रहा है, कितना जा रहा है, 15 दिन का पेमेंट कितना आया, इसमें कितना समिति को लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मेंबर्स को पैसा गया, और संघ से हमारा और कितना शेयर गया, ये सारी चीज़ों की जानकारी उन बहनों को रहती है। धीरे धीरे बहनें भी इस सेक्टर में आगे आने लगी है, परंतु बशर्ते कि उनको आगे आने का अवसर दिया जाए। तो ये रही एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के बारे में बात। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी भी दृष्टि से कमज़ोर नहीं होती है। ईश्वर ने उनको अपार क्षमता दी है, वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करे तो कई अच्छे अच्छे फील्ड्स में वो काम कर सकती है और कर रही है। परंतु जहाँ हमारे समाज की जहाँ तक हम लोग बात करें तो एजुकेशन का रेशियो हमको निश्चित रूप से गर्ल्स एजुकेशन में और बेटर करना पड़ेगा, और इस बेटरमेंट के साथ साथ ही बच्चियों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा कि यदि तुम कहीं हायर लेवल पे एजुकेशन में जाती हो तो हायर एजुकेशन में भी पेरेंट्स उसको सपोर्ट करे, परिवार उसको सपोर्ट करे, और उसके बाद में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करती है तो उसमें भी उस बच्ची को पूरा सपोर्ट करे, उसको जो एजुकेशन से रिलेटेड सामग्री है वो भी देवे, पूरा एनवायरनमेंट भी उसको देवे, ताकि वो उस तरह के एग्ज़ाम्स को पास करने में पूरे तन मन के साथ में पढ़ाई कर कर और उस एग्ज़ाम को पास कर सके और अपने भावी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से संवार सके। कुल मिलाकर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि यदि जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर होती है। मन में यदि डिटर्मिनेशन है और आपने एफ़र्ट्स पूरे किए हैं, तो इस एफ़र्ट्स के साथ में यदि आपके मन में ये भाव है कि मैं ये काम करके ही रहूँगी और इसको कैसे भी गेन करना है मुझे, तो उद्देश्य निश्चित हो और उसके साथ में पूरे प्रयास किए जाएँ तो हर चीज़ इंसान हासिल करता है। और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की बात हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, या चाहे हमारी शैक्षणिक लेवल की बात हो, चाहे उद्योग धंधों की बात हो, कुछ न कुछ हम लोगों को डिटर्मिनेशन करके और काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। अंत में मैं सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि कोमल है, परंतु मैं एक बात ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हिल हीर हुनर दिल दिमाग,
हिल हुनर दिल दिमाग किसी बात में कम तो नहीं, हिल हुनर दिल दिमाग किसी बात में कम तो नहीं, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है। और अंत में मैं समाज के उन सभी बंधुओं से ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि चाहे मैं हूँ, आप हो, जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, चाहे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, या चाहे जहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इट इज़ माई ऑन एफर्ट्स, ये मेरे ही प्रयास से मैं सब कुछ कर सकती हूँ और ये मेरा ही इसमें योगदान है। ऐसा कभी नहीं होता है। यदि मैं आज किसी जगह हूँ तो समाज के उन हजारों लोगों का योगदान उसमें होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिस तरह से राम सेतु को बनाने के लिए उस घिलरी का जो योगदान था कि वो बार बार पानी में जाती, अपने को गीला करती और वापस रेती में उलट पुलट करती और जाकर और उस राम सेतु जहाँ बन रहा था वहाँ उस रेती को गिराती, तो उसका जो योगदान है वो भी बहुत बड़ा योगदान था उस राम सेतु के निर्माण में। तो उसी तरीके से हमारे अपने आप के सोशल स्टेटस में या हमारा इकोनॉमिक स्टेटस में, अपने पॉलिटिकल स्टेटस में, जहाँ पे भी हम लोग हैं, उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे कई भाई और बहनों का इसमें आशीर्वाद, सहयोग, सद्भावनाएँ और शुभाशीष हमारे साथ है। उसी की वजह से हम आज इस जगह पर हैं। तो एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, क्योंकि समंदर में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार होता है, नदियों का उद्धार होता है। तो जितने बड़े सागर में चाहे कितना भी पानी हो, परंतु वो सारी नदियों के माध्यम से ही आता है। तो यही मैं अपने समाज के सभी बंधुओं बहनों को कहना चाहूँगी कि जहाँ जिस पोजीशन में है उसमें अपने समाज को पूरा क्रेडिट देवें, क्योंकि समाज ही आपकी पहचान होती है। समाज से यदि आप अलग हो जाते हो तो आपकी अपनी कोई पहचान नहीं रहती। व्यक्ति समाज को स्थान देता है, पहचान देता है, और उस पहचान के साथ में यदि वो समाज में अपने कर्मों के माध्यम से समाज को कुछ न कुछ यदि देता है तो वो उसकी पहचान के रूप में काबिज होता है। और हम लोग समाज के हमेशा ऋणी रहते हैं। किसी न किसी माध्यम से हमको समाज के उस ऋण को उतारना चाहिए, उससे उऋण होने का हमको प्रयास करना चाहिए, ताकि कि हम लोग ये कह सकें कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया उसके लिए मैंने कुछ किया। तो मैं सोचती हूँ कि आज के इस टॉक में इन विषयों को लेकर हम सभी लोगों ने जो बातचीत की है, जो कुछ भी मुझे जानकारी थी, आप सबको शेयर करने की कोशिश की है। अंत में मैं आप सभी भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूँगी, जो हमारे समाज के सभी भाई और बहन हैं, कि बच्चों की अच्छी एजुकेशन हम देवें, हमारे में आपसी सामंजस्य बहुत ही अच्छा रहे, और आपसी सामंजस्य और सहयोग के माध्यम से इस अच्छे समाज के निर्माण में हम सभी लोग अपनी महती भूमिका निभाएं। और जिस समाज में हमने जन्म लिया है उस समाज में जन्म लेने पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। उसमें उसको ऊंचा लाने के लिए, उसको उठाने के लिए हम लोग एज ए इंडिविजुअल के नाते हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं, जिस जगह पे रहते हुए, जिस स्टेट में हम हैं, जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं या जिस शहर में हम रहते हैं, चाहे बहनों के को कुछ न कुछ सहयोग करने के माध्यम से हो, चाहे और किसी वर्ग को हम सहयोग करने के माध्यम से, कुछ न कुछ हम लोग समाज में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। और मैं अंत में अपने सभी डांगी प्रवाह के उन सभी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस लाइव टॉक को अरेंज किया और एक दूसरे से मिलने का, बातचीत करने का मौका प्रदान किया। आज के इस समय में, कठिन समय में, जहाँ सारा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और भारत देश में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय पर इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन की जो घोषणा करी उसकी हम लोग पालना करें। सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग मेंटेन रखते हुए इस कठिन समय से हम लोग गुजरें। और एक किसान की भूमिका में भी हम अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निर्वहित करें। और कहा जाता है कि किसान चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, कभी भी डगमगाता नहीं है। यही किसान की सबसे बड़ी पहचान है। अभी सभी लोग घरों में लॉकडाउन बैठे हैं, परंतु किसान आज भी खेतों से गेहूँ निकाल रहे हैं, चने निकाल रहे हैं, सरसों निकाल रहे हैं। उसको वापस सृष्टि को पोषित करने के लिए उसको मार्केट में जाने की तैयारी हो रही है। और ये सारे काम जो है वे किसान ही कर सकता है, क्योंकि वो अन्नदाता के रूप में जाना जाता है, दूधदाता के रूप में जाना जाता है। तो इस सृष्टि को हम लोग किसान के रूप में पोषित करते रहें, एक सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली किसान के रूप में, प्रगतिशील किसान के रूप में हमारी पहचान हो। हमारे समाज की भी ये पहचान हो कि एक प्रगतिशील समाज है। यही आप सब बंधुओं और बहनों से मैं कहना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अपने परिवार का ध्यान रखें और साथ ही जब तक लॉकडाउन की घोषणा है तब तक अपने परिवार के साथ में रहें
अनावश्यक रूप से कहीं बाहर न निकलें और इस बीमारी को कहीं पे भी अपने आसपास भी कहीं फटकने न दें। ऐसा विल पावर रखते हुए हम सभी काम करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।